5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। हम 12वें सप्ताह में हैं और यह इस पूरे पाठ्यक्रम का लगभग अंतिम लेक्चर है। और इस विशेष सप्ताह में हम आमतौर पर लीनियर रीजन से परे वेव्स को देख रहे हैं और वास्तव में लीनियर रीजन से परे ऑसिलेशन और वेव्स को देख रहे हैं। और अब मैं एक स्मॉल डिग्रेशन लेंगे इस अर्थ में कि आज इस आखिरी लेक्चर में मेरे पास दो चीज़ें हैं जो वेव्स और क्वांटम यांत्रिकी के लिए वास्तव में एक संक्षिप्त परिचय देना है। और फिर मैं पिछले 12 हफ्तों में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका एक क्विक चित्रमय सारांश दूंगा। मुझे पता है कि इस बात की संभावना है कि इस पाठ्यक्रम का पालन करने वाले अधिकांश लोगों का क्वांटम यांत्रिकी का उचित परिचय नहीं है, तो यह कुछ बेसिक आइडिया देने का एक बहुत ही शीर्ष स्तर का प्रयास है, विशेष रूप से इस बात पर फोकस करने के लिए कि क्वांटम यांत्रिकी में पिक्चर में वेव्स कैसे आती हैं। इससे अधिक नहीं, क्वांटम के विचार को मैक्स प्लैंक के काम पर वापस खोजा जा सकता है। उन्होंने 1897 से 1900 में कुछ किया था, तो वह यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कहलाता है। इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स यहाँ दिखाए गए हैं। तो यहाँ जो प्लॉट किया गया है वह तरंग दैर्घ्य के एक फंक्शन के रूप में तीव्रता है। अतः यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य के फंक्शन के रूप में है और इसके विभिन्न रूप हैं। तो हर एक तापमान के एक विशेष मूल्य के लिए है। तो आप कह सकते हैं, उदाहरण के लिए हरा वक्र कुछ तापमान T1 के लिए है और नीला वक्र कुछ तापमान T2 के लिए है और लाल वक्र किसी अन्य तापमान T3 के लिए है। तो तापमान पूरे वक्र में स्थिर है और सामान्य तौर पर T1 T2 से बड़ा होगा, जो किसी भी केस में T3 से बड़ा होगा। जो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, किसी भी केस में आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अध्ययन किया होगा, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या प्लैंक द्वारा कैसे की जाती है। तो उनकी हाइपोथेसिस थी कि एनर्जी का क्वांटा की असतत इकाइयों में आदान प्रदान किया जाता है। यह कुछ अलग क्यों है? क्योंकि पहले जब प्लैंक ने अपना विचार दिया, उससे पहले ऐसा माना जाता था कि एनर्जी वेव का एक रूप है और आमतौर पर यह आशा की जाती थी कि वेव सतत है, तो एनर्जी एक सतत इकाई होनी चाहिए। मैक्स प्लैंक ने इन सभी व्याख्याओं के साथ प्रयास किया और यह काम नहीं किया और अपने दम पर प्रारंभिक निराशा में उन्होंने यह धारणा बनाई कि एनर्जी का आदान प्रदान असतत क्वांटा द्वारा किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एनर्जी एच न्यू एच, आज हम जिसे प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो यदि इस धारणा में लिया गया था और वास्तव में हमें बहुत अधिक कार्य करना होगा, तो तुम सब कुछ करते हो, तब आप इस तीव्रता वर्सेस वेवलेंथ कर्व को समझा सकते हैं। तो यह है जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहते हैं। तो फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण धारणा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या करती है वह यह है कि क्वांटा की असतत इकाइयों में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। इसलिए यह वास्तव में क्वांटा के आइडिया की शुरुआत है। इतने बाद में लगभग 20-25 साल बाद जी ब्रोगली ने कहा कि निम्नलिखित कारणों से प्रकृति में सिमेट्री होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि असतत इकाइयों में एनर्जी का आदान प्रदान होता है, यह लगभग पार्टिकल नेचर को वेव के रूप में वर्णित करता है। तो लगभग यह कहना है कि एनर्जी छोटी इकाइयों में लगभग एक पार्टिकल की तरह आएगी। तो जी ब्रोगली तर्क यह है कि यदि वेव पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकती है तो पार्टिकल शायद वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो उन्होंने आगे बढ़कर पार्टिकल के साथ एक वेव को जोड़कर क्वांटिटेटिव आइडिया
बनाया और जिस तरह से इसे किया जाता है, या डी ब्रोगलीज यह मानते हैं कि उदाहरण के लिए वेव को पार्टिकल के साथ जोड़ा जा सकता है। मैंने इसे देखने का एक टिपिकल वे दिखाया है। तो यह लाल बूंद जो आप देखते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका पार्टिकल है और इसके ऊपर मैंने एक वेव खींची है। तो हो सकता है कि पार्टिकल का प्रतिनिधित्व इस तरह से करना संभव हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि इसे क्वांटिटेटिव यूनिट बनाना है। आपको इसके बारे में थोड़ा और निश्चित होना होगा। और डी ब्रोगली ने तरंग दैर्ध्य के इस विचार को पेश किया कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पार्टिकल के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप एक वेव को जोड़ते हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है जो पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित होती है। यही वह जगह है जहां से कनेक्शन आना है। तो यह लैम्ब्डा, जिसे डी ब्रोगली वेव कहा जाता है, h/p द्वारा दिया जाता है, जहां p मोमेंटा होता है तो p कण का मोमेंटा होता है। तो आप उस तरंग को कैसे जोड़ सकते हैं जिसे आपने वर्णित करने के लिए पार्टिकल के रूप में जोड़ा है, यहां तक कि यद्यपि आप एक पार्टिकल के लिए एक वेव नेचर का वर्णन करने में सक्षम हैं। इस विशेष सूत्र के कारण डी ब्रोगली ने लैम्ब्डा h/p के बराबर इंट्रोड्यूस किया। यह केवल तभी होगा जब p पर्याप्त रूप से छोटा होता है। इस प्रकार लैम्ब्डा उचित रूप से देखने योग्य हो जाता है। और इसका कारण यह है कि h प्लैंक कांस्टेंट वास्तव में एक छोटी संख्या है, और यदि आप चाहते हैं कि तरंग दैर्ध्य पर्याप्त रूप से बड़ा हो ताकि इसे प्रयोग में देखा जा सके तो p को छोटा होना चाहिए। तो मोमेंटम पार्टिकल के द्रव्यमान से संबंधित है। तो आपको ऐसे पार्टिकल्स की तलाश करने की आवश्यकता है जिनका द्रव्यमान वास्तव में अब बहुत छोटा हो। अगर पार्टिकल्स में वेव कैरेक्टर होता है जिस तरह से मैं इसका पिक्चर बताता हूँ, तो हर समय मुझे एक पार्टिकल का वर्णन करना होता है। मुझे एक पार्टिकल से जुड़े कुछ वेवफॉर्म को बताने की आवश्यकता होती है। तो क्वांटम यांत्रिकी में इसे वेव फंक्शन कहा जाता है। तो एक की स्थिति पार्टिकल की स्टेट को उसके वेव फंक्शन बताकर निरूपित किया जाता है। वास्तव में आप यह नहीं कह सकते कि आपको वास्तव में वेव फंक्शन की गणना करने की आवश्यकता है। इसलिए क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ी अधिकांश समस्याएं यह पता लगाना है कि दूसरे शब्दों में पार्टिकल की स्टेट क्या है। सवाल यह है कि मुझे एक आयाम में एक पार्टिकल से जुड़े वेव फंक्शन के बारे में बताएं। इससे जुड़े डायनामिकल इक्वेशंस, यह श्रोडिंगर समीकरण है जो यहाँ दिया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा था, विस्तार से नहीं बताऊंगा कि यह सब कैसे आया या इसके बहुत से तत्व क्या हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी वस्तु को महसूस करें जो आंशिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मूल रूप से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन में कोई लिनियरिटी नहीं है, जिसका अर्थ है कि हमारी पिछली 11 सप्ताह में वेव्स के बारे में बहुत सी बातें जो हमने सीखी, उनमें से अधिकांश का उपयोग इस इक्वेशन के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। अब आपने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसके लिए यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव फंक्शन के साथ एक एनालॉजी है जिसे इस क्वांटिटी साई द्वारा दर्शाया गया है। किसी स्तर पर केंद्रीय प्रॉब्लम, जब भी आप किसी प्रॉब्लम के क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह नीचे की ओर घूमती है कि वेव फंक्शन क्या है। तो यदि पार्टिकल्स में वेव लक्षण है तो फिर कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थों का अनुसरण करने के लिए कुछ ऐसा भी है। उदाहरण के लिए इस पिक्चर पर वापस जाएं। जब मैंने कहा कि हम एक पार्टिकल के साथ वेव को जोड़ते हैं, तो यहाँ एक बार फिर एक ही पिक्चर है। लेकिन अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि मैं इस वेव को इस पार्टिकल के साथ जोड़ने जा रहा हूँ जो लाल रंग में दिखाया गया है, तो यह मुझे बताता है कि पार्टिकल कहाँ है। तो स्पष्ट रूप से यह मुझे क्लासिकल यांत्रिकी के केस की तरह एक पोजीशन नहीं दे रहा है जो आपको बताएगा कि यहाँ पार्टिकल की पोजीशन की वैल्यू है, यहाँ पार्टिकल के मोमेंटम की वैल्यू, पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू है। तो यहाँ मेरे पास पोजीशन में अनिश्चितता है जिस तरह से मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो एक वेव फंक्शन दिया गया है जो इस पार्टिकल का वर्णन करता है कि मैं केवल एक ही अनुमान लगा सकता हूं कि शायद पार्टिकल के लिए कुछ अस पोजीशन है, परंतु इसके चारों ओर कुछ प्रसार भी है। तो उस सीमा तक पार्टिकल की पोजीशन अनिश्चित हो, और
फिर यहाँ एक उदाहरण है कि हमने वेव घटना में जो सीखा है वह कितना उपयोगी है। तो यदि मेरे पास इस तरह की एक वेवफॉर्म है जिसमें कुछ इन्हेरेंट अनिश्चितता है, तो आप इस बैंडविड्थ प्रमेय के लिए अपील करते हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो यह आपको बताता है कि पोजीशन और टाइम डोमेन में दो अलग अलग स्पेस में अनिश्चितताएं संबंधित हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी में भी ऐसा प्रतीत होता है और इसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। तो यह आपको केवल बताता है कि पोजीशन में अनिश्चितता और मोमेंट में अनिश्चितता इस संबंध से संबंधित है। जहां एच प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड 2 पाई है। अतः इस समीकरण को लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। यदि आप इस इक्वेशन को देखें तो यह स्टैंडर्ड लीनियर जैसा श्रोडिंगर इक्वेशन के समान प्रतीत होता है। यहाँ इस टर्म को छोड़कर यदि यह नहीं होता, सी एक कोई कांस्टेंट है, यदि सी एक शून्य था, श्रोडिंगर इक्वेशन जिसे मैंने पहले क्वांटम यांत्रिकी में पार्टिकल के वर्णन के लिए लिखा था, तो कुछ निश्चित स्थिति भी है जहां उस प्रकार का वर्णन मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स को स्टडी करना चाहते हैं, ये अंतःक्रियात्मक फिनोमिनन हैं जहां आपको एक अलग प्रकार के श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए अपील करने की आवश्यकता होती है और इसे नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ यह टर्म जो अब उस लाल बॉक्स में चिह्नित है, नॉन लीनियरिटी का परिचय देता है, जो इसे और नॉन लीनियर इक्वेशन फिर से हल करना मानक लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करने से कहीं अधिक कठिन है। कि अच्छी बात यह है कि बहुत सी चीजें जो एक स्टडी है नॉन लीनियर वेव इक्वेशन के मामले में भी यहाँ फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हिस्सा है कि जिसको हमने स्टडी नहीं किया था, जिसे हमने सिर्फ सॉलिटॉन्स को देखकर और नॉन लीनियर वेव इक्वेशन के कुछ निश्चित क्लास के लिए इसे बस देखा था। लेकिन फिर से यह वास्तव में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन और नॉन लीनियर निश्चित क्लासेस की नॉन लीनियर वेव इक्वेशन के बीच कुछ स्तर पर समानताएं हैं। इसलिए वास्तव में मैंने यह बताने या प्रेरित करने की कोशिश की कि वेव फिनोमेनन को नॉन क्लासिकल सेटिंग में समझना उपयोगी क्यों है, यहाँ तक कि क्वांटम डोमेन में व्यवहार को समझने की तरह, क्योंकि हर पार्टिकल को एक वेव विवरण दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि वेव्स और ऑसिलेशन में मैंने जो कुछ भी अध्ययन किया है वह उम्मीद है कि इस नई सिटिंग में भी उपयोगी होना चाहिए। तो मैं बॉटम लाइन के साथ यहाँ रुकना चाहूँगा। तो बस इस पार्ट को नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में संक्षेप में बताने के लिए यह बहुत उपयोगी है और यह फिर से वास्तव में यह एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें बहुत सारे इमर्जिंग रिसर्च वर्क हैं। नॉन लीनियर वेव का विचार, जिसमें नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन एक पार्ट है, इसका संबंध कई चीजों से है। उदाहरण के लिए वेव प्रोपगेशन में फाइबर ऑप्टिक्स और सरफेस वेव्स ऑन डीप वाटर से संबंधित है। तो आइडिया यह है कि हमने ऑसिलेशन और वेव्स से जो लेसन सीखा है उसका फिजिक्स के कई क्षेत्रों में, न केवल क्वांटम यांत्रिकी बल्कि वास्तव में फिजिक्स के कई क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कई वास्तविक फिजिकल फिनोमिनन को समझने के लिए उपयोगी हैं। तो शुरू में हमने कुछ इस तरह की वस्तुओं, उदाहरण के लिए पेंडुलम के सिंपल ऑसिलेशन का अध्ययन करना शुरू किया था। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वह पिक्चर है, या एक ब्लॉक का यह सिंपल ऑसिलेशन जो स्प्रिंग से जुड़ा है। तो आप इसे खींचते हैं और छोड़ते हैं, यह ऑसिलेशन शुरू करने वाला है। फिर एक और उदाहरण है, मेरे पास एक यू शेप ट्यूब है और इसमें कुछ तरल है, और अगर मैं एक तरफ से तरल को दबाता हूं और यह ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो इन सभी को एक साथ फिजिक्स असम्पशंस
का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है। नाम से रिस्टोरिंग फोर्स विस्थापन नेगेटिव विस्थापन के समानुपाती है। यह नेगेटिव संकेत है जो ऑसिलेशन को राइज करेगा है। तो यह एक बात है जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। इस तरह के कई अलग अलग सिस्टम्स हो सकते हैं, कई अलग अलग ऑसिलेटरी फिनोमिनन हो सकती हैं, लेकिन इसके सेंटर में यह आइडिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव साइन के साथ विस्थापन के समानुपाती होता है। और यदि आप गणित का कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन मूल रूप से साइन और कोसाइन फंक्शन है जो यहाँ दिखाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि समय के फंक्शन के रूप में मेरा विस्थापन एक साइन फंक्शन है, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और यह पूछ सकते हैं कि वो ऑसिलेटर, दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर कैसे कम करते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट न करे। तो हमने जो कुछ किया वह कि आप दो ऑसिलेटर या तो एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे के लंबवत रख सकते हैं, और इन केसेस के परिणामों को लिखने में वास्तव में ज़्यादा काम नहीं लगता है। तो अगली महत्वपूर्ण बात जो हमने स्टडी की वह थी ऑसिलेशन डैम्प हो रहे हैं। तो हमने विस्कोस डैम्पिंग का विशिष्ट मामला लिया जहां आप डैम्पिंग फोर्स को वेलोसिटी के समानुपाती होने के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ब्लॉक के साथ स्प्रिंग का यह सिस्टम था और आपने इस ब्लॉक को पानी में डुबो दिया और फिर इसे ऑसिलेट करने की अनुमति दी। तो इसे सिस्टम को गति के इक्वेशन का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है जिसमें यह डैम्पिंग टर्म शामिल होगा, जहां डैम्पिंग टर्म वेलोसिटी के समानुपाती होता है। तो फिनोमिनन के टर्म में आप देखेंगे कि अभी भी ऑसिलेशन होगा, लेकिन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता रहता है जैसा कि हम यहाँ समय के एक फंक्शन के रूप में देखते हैं। इसलिए अंततः यह एक पड़ाव पर आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन का उपयोग करके इन सभी को मात्रात्मक रूप से वर्णित किया है। इससे परे हम यह देखने के लिए गए कि क्या होता है यदि मैं ऑसिलेटर को फोर्स देता हूं तो मैं इसे बाहरी बल देता हूं। यदि यहाँ डैम्पिंग है तो थोड़ी देर बाद यह रुक जाएगा, लेकिन इसे चालू रखने के लिए मान लें कि मैं इस तरह के किसी पावर सोर्स से जोड़ देता हूं और मेरे पास डैम्पिंग भी है जो एनर्जी को कम कर देता है, और एक पावर सोर्स हो सकता है जो नुकसान की भरपाई करने के लिए एनर्जी देता है। तो उस केस में हमने देखा कि प्रारंभिक ट्रांसिएंट समय है, लेकिन ट्रांसिएंट खत्म होने के बाद आप जो देखते हैं वह है यदि आपके बाहरी बल में ओमेगा के बराबर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास जो पार्टिकल है वह भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ऑसिलेशन करता है। इसलिए दूसरे शब्दों में आप एक बाहरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा को सिस्टम पर लागू करते हैं तो सिस्टम भी उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशन करके प्रतिक्रिया करता है। और यहाँ हमने जो देखा वह यह है कि अधिकतम एम्पलीट्यूड तब प्राप्त होता है जब सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाती है जिस पर आप सिस्टम को चलाते हैं। तो इसे अनुनाद फिनोमिनन कहा जाता है। आगे हम सवाल पूछते हैं कि क्या होगा यदि मैं पार्टिकल को कपल करता हूं। अब वे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अब आप यह नहीं मान सकते हैं कि अगर मेरे पास दो पार्टिकल हैं जैसे मैंने इस स्लाइड में दिखाया है तो दो पार्टिकल एक स्ट्रिंग द्वारा कपल्ड होते हैं। यदि मैं एक पार्टिकल को स्थानांतरित करता हूं तो दूसरा भी चलना शुरू कर देता है। इस अर्थ में वे कपल्ड होते हैं, और यदि वे कपल्ड हैं वह क्या है जो मुझे मिलने वाला है। तो प्रश्न की प्रकृति का प्रकार भी बदल गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पार्टिकल एक क्या कर रहा है, यह पूछने के बजाय दोनों के ऑसिलेशन का पैटर्न क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि वे सामूहिक रूप से क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह अब एक सामूहिक घटना है। तो हम देखा कि वह सामान्य तरीके थे। तो यदि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं तो आपके पास दो सामान्य मोड हैं। यदि आपके पास तीन पार्टिकल्स थे तो आपके पास तीन सामान्य मोड थे, और प्रत्येक सामान्य मोड की स्वयं की सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी होती है। तो यह एक कपल्ड सिस्टम का एक उदाहरण है। लेकिन जो हम वास्तव में पसंद करते हैं वह यह था कि एक निरंतरता पर जाने में सक्षम होना था, ताकि अब मैं खुद एक स्ट्रिंग के बारे में सोच सकूं जैसा कि बीड्स के माध्यम से जुड़ा होने के रूप में।
लेकिन हर एक इतना करीब है कि मैं इसे एक निरंतरता के रूप में सोच सकता हूं। तो हमने जो एक टिपिकल प्रॉब्लम की वह यह था कि मैंने वो रिजिड वॉल्स और एक स्ट्रिंग को इन दो रिजिड वॉल्स के बीच रखा था। ऑसिलेशन के पैटर्न क्या हैं? इस प्रकार इस सिस्टम के सामान्य गुणों को ज्ञात करने का भी प्रश्न है। तो यहाँ फिर से आपको सामान्य मोड मिल सकते हैं। तो ऐसी सिस्टम में सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी की अपर लिमिट होती है। तो हमने देखा कि यदि नया शून्य फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो इस दो नए शून्य के अनुरूप इस सिस्टम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी संभव होगी। और हमने यह भी देखा कि आप इसे दो वेव्स के रूप में भी सोच सकते हैं जो विपरीत दिशा में फैलती हैं और वे हस्तक्षेप करती हैं और एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न उत्पन्न करती हैं। तो सिद्धांत रूप में ये एकमात्र संभव अद्वितीय टेम्पलेट या पैटर्न हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में आप जो भी मनमाना पैटर्न देखेंगे उसे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। हम इस अर्थ में कुछ और चाहते थे कि पिछले केस में हमने बाउंड्री कंडीशन केस में रखा था कि एक दीवार है और दीवार पर स्ट्रिंग है। लेकिन मान लीजिए कि मैं बाउंड्री कंडीशन से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे बाद में बाउंड्री कंडीशन के बारे में चिंता करने दें, लेकिन अब मुझे इस बात की चिंता किए बिना एक स्ट्रिंग के ऑसिलेशन का वर्णन करने दें कि बाउंड्री कंडीशन क्या है। इस पर निर्भर करते हुए मैं बाद में क्या लागू करूंगा। मेरे पास एक तरफ फ्री एंड है। मुझे हमेशा दो दीवारों के बीच बंधे स्ट्रिंग पर विचार क्यों करना चाहिए, ताकि उस स्थिति में हम वास्तव में आगे बढ़े और वेव इक्वेशन प्राप्त करें। और हमने देखा कि आप वेव इक्वेशन को हल कर सकते हैं और सॉल्यूशन इस टाइप की समतल तरंगें हैं। तो हम इसे एक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो सामान्य तौर पर हमने देखा कि कोई भी x माइनस सी टी का फंक्शन जिसका यह रूप है कोई भी फंक्शन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो एक बार आपके पास वेव इक्वेशन होने के बाद आप सॉल्यूशन को सीधे लिख सकते हैं, ताकि हर समय आप एक वेव देखते हैं आप सीधे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक फिजिकल सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया गया था जो एक वेव इक्वेशन का पालन करता था। तो अब कुछ अर्थों में आसान है। आप एक वेव देखते हैं, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं। निश्चित रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि वेव इक्वेशन स्वयं कुछ अनुमानों के तहत प्राप्त किया गया है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमने सन्निकटन को लिनियरिटी पर स्थापित करने के लिए दृढ़ता से लागू किया था। तो दूसरे शब्दों में हर समय जब हमारे पास साइन थीटा था तो हमने कहा कि यह थीटा के बराबर है। तो उन प्रकार के अनुमानों को वेव इक्वेशन प्राप्त करने में ही लगाया गया है और इसलिए अब आप सॉल्यूशंस को संभाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इनकमिंग वेव एक बैरियर है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो मेरे पास एक इनकमिंग वेव है जो बैरियर को हिट करती है। तो इसका एक भाग परावर्तित होता है और इसका कुछ भाग अवरोध के दूसरे किनारे में संचारित होता है। और वास्तव में आप लेफ्ट हैंड साइड कहकर और जटिलता जोड़ सकते हैं। मेरे पास यह माध्यम है जो जेड एक इम्पीडेंसेस कैरेक्टराइज है और राइट हैंड साइड मेरे पास एक अलग माध्यम है जो जेड दो कैरेक्टराइज है। तो मैं इस इनकमिंग या परावर्तित और संचरित घटक को कैसे संबंधित करूं? तो हमने इन सभी को देखा। हम प्राप्त करते हैं कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ट्रांसमिशन गुणक क्या है। और मान लीजिए कि यदि आपका बैरियर स्वयं यहाँ एक और माध्यम है जिसकी चौड़ाई भी है, तो हमें वह स्थिति भी मिली है जिसके तहत पूरी इनकमिंग वेव को एक रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट के बिना प्रेषित किया जा सकता है। तो इसे इम्पीडेंस मैचिंग की स्थिति कहा जाता है। हम इन सभी केसेस डिराइव करते हैं और हमने लगभग एक सप्ताह समय बिताया है विशेष रूप से वेव्स की गति को देखते हुए। हमने साउंड वेव्स के एक विशेष मामले का अध्ययन किया। साउंड वेव्स देशांतरीय वेव्स हैं। ऑसिलेशन उसी दिशा में है जिसमें प्रोपगेशन है। तो वहां हम साउंड की गति प्राप्त करते हैं। साउंड की फेज वेलोसिटी या साउंड की वेलोसिटी स्क्वायर रूट गामा पी बाय रो होता है। पी दबाव है और रो माध्यम का
घनत्व है। हम प्रॉब्लम्स को संभाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इनकमिंग साउंड वेव है और माध्यम में परिवर्तन होता है, यह कितना संचरित होता है, यहाँ कितना परावर्तन होता है, और अगर यह एक माध्यम से इम्पीडेंस Z1 के साथ दूसरे माध्यम में इम्पीडेंस Z2 के साथ जा रहा था तो क्या होता है। इसलिए हमने इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया। हमने साउंड की तीव्रता तीव्रता जैसे उपायों को भी देखा है, इसे डेसिबल में कैसे व्यक्त किया जाता है, और इसी तरह हमने एक फूरियर सीरीज को देखने में लगभग 1 सप्ताह बिताया है। तो यदि आपको याद है कि शुरू में हमने कहा था कि अगर मेरे पास दो वेवफॉर्म हैं तो मैं उन्हें एक साथ जोड़ सकता हूं लीनियर वेव इक्वेशन के लिए सुपरपोजिशन सिद्धांत को धन्यवाद, मैं दोनों को जोड़ सकता हूं और नई वेवफॉर्म बना सकता हूं। अब अगर मेरे पास एक वेवफॉर्म है जो इनमें से किसी का योग है तो क्या मैं फिर से उन्हें या कंपोनेंट को फिर से बना सकता हूं जिन्हें एक साथ जोड़ा गया था, जो कि फूरियर सीरीज द्वारा किया जाता है। तो यह अनिवार्य रूप से वेव्स को इसके कंपोनेंट भागों में तोड़ देता है। कंपोनेंट भाग क्या हैं? अपोनेंट भाग स्वयं विभिन्न फ्रीक्वेंसीज साइन और कोसाइन हैं। हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म भी देखा। हमने यह भी देखा कि इसका उपयोग वेव्स की एनर्जी प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है। फिर हमने लगभग 2 सप्ताह बिताए और ऑप्टिक्स में वेव्स को वास्तव में बहुत कम देखा। सभी परिणामों को याद करने का बहुत कम समय है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको याद है कि हमने दो लिमिट्स को देखा है जहां आप वेवफॉर्म के बारे में सोच सकते हैं, तो आपकी वेव की तरंग दैर्ध्य टेंडिंग शून्य हो जाती है। ऐसे केस में आप इसे एक रे द्वारा वर्णित कर सकते हैं और प्रतिबिंब और अपवर्तन का अच्छी तरह से रे घटना द्वारा हिसाब लगाया जाता है। दूसरी ओर यदि आप इस तरह के इंटरफेरेंस को देखना चाहते हैं तो यह न्यूटन के रिंग्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। तो यदि आप न्यूटन के रिंग्स को लागू करना चाहते हैं तो आपको इस रे फॉर्म से आगे जाने की जरूरत है। आपको ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी भागों पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए आपको संपूर्ण वेवफॉर्म पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए दो वेवफॉर्म्स को देखकर जो एक ही सिस्टम के दो अलग अलग हिस्सों से परिलक्षित होते हैं, और अनिवार्य रूप से विचार यह था कि पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में परिवर्तित किया जाए और देखें कि आप उस फेज डिफरेंस में कितने तरंग दैर्ध्य को समायोजित कर सकते हैं, और इसके आधार पर आप कितनी वेव लेंथ समायोजित कर सकते हैं। आप या तो डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हमने इन सभी लीनियर धारणाओं से परे क्या होता है इस सप्ताह में देखते हुए खर्च किया है। इसलिए पहले स्तर के हफ्तों में हमने जो कुछ भी अध्ययन किया वह दूसरे शब्दों में लिनियरिटी धारणा के साथ करना था। यदि आप पहले सप्ताह को याद करते हैं तो हमने कहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स विस्थापन के समानुपाती होता है, या सिद्धांत रूप में यह कई सरल सिस्टम्स के लिए काम करता है, लेकिन बहुत सारी फिनोमिनन हैं जहां पुनर्स्थापना बल केवल एक्स के समानुपाती नहीं है। यह वास्तव में कुछ नॉन लीनियर फंक्शन है, तो वे अधिक जटिल फंक्शन हैं। इसलिए एक बार जब आप एक पेंडुलम की तरह कुछ भी डालते हैं, यदि आपके पास आर्बिट्रेरी एम्पलीट्यूड है तो आपको इसकी आवश्यकता है। एक नॉन लीनियर सिस्टम है और इसे हल करना एक हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को हल करने जितना आसान नहीं है। इसलिए हमने उन प्रकारों को देखा नॉन लीनियर ऑसिलेशन, और एक महत्वपूर्ण नई और नवीन फिनोमिनन जो हमने कहा था वह यह थी कि कियास सिस्टम केओटिक व्यवहार दिखा सकती है, जिसका अर्थ है कि यह अनियमित है। लेकिन जैसा कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि विस्थापन में इस विजुअल अनियमितता की तुलना में कियास बहुत अधिक है, क्योंकि समय के एक फंक्शन में और भी बहुत कुछ है, और यह फिर से अपने आप में एक अलग पाठ्यक्रम हो सकता है। और अंत में हमने सॉलिटॉन के बारे में भी थोड़ा अध्ययन किया जो अनिवार्य रूप से नॉन लीनियर आंशिक डिफरेंशियल इक्वेशंस द्वारा वर्णित हैं। इसलिए ये विशेष हैं क्योंकि ये वेव्स आसानी से फैलती नहीं हैं, इसलिए वे लंबी दूरी की यात्रा कर सकती हैं और लंबे समय तक इधर उधर फैले बिना। दूसरे शब्दों में कहें तो वेव की शेप, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, खुद को विकृत नहीं करता है जब यह
लंबी दूरी पर और लंबे समय तक यात्रा करती है तो खत्म नहीं होती है। यह मानक वेव्स से बहुत अलग है जो आप देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं जिससे लहरें पैदा होती हैं, लेकिन बहुत जल्द लहरें खत्म हो जाती हैं। इसलिए यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि लहरों के आकार को लंबी दूरी तक बनाए रखा जा सकता है और इसमें वास्तव में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी हैं। इसलिए यह अनिवार्य रूप से उन सभी चीज़ों का सारांश है जो हमने पिछले 12 सप्ताह में किए थे। निश्चित रूप से मैंने क्वांटम यांत्रिकी के लिए वास्तव में एक संक्षिप्त परिचय दिया था जहां वेव फंक्शन सिर्फ एक और वेव फॉर्म है। तो इसके साथ मैं इस पाठ्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा और मुझे आशा है कि आपने इस पाठ्यक्रम का उतना ही आनंद लिया और लाभान्वित हुए जितना मैंने इस पाठ्यक्रम का आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।